नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपाइलर डिज़ाइन के नए वीडियो में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था अरे रेफरेंस इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अगर कोई भी कोड दिया गया है और उस कोड में कहीं अरे की बात की गई हो, तो जब अरे की बात होगी तो वहाँ पे हम उसका 3 एड्रेस कोड कैसे लिखते हैं। तो उसी क्रम में हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका जो हम पढ़ रहे थे मोर अबाउट ट्रांसलेशन में। मोर अबाउट ट्रांसलेशन में 3 था आपका। नंबर 1 था अरे रेफरेंस इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। सेकंड था आपका केस स्टेटमेंट। और थर्ड था आपका प्रोसीजर कॉल्स। ये 3 थे मोर अबाउट ट्रांसलेशन में, जिसमें ये हमने देख लिया है अरे रेफरेंस इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। हम केस स्टेटमेंट और प्रोसीजर कॉल के लिए देखेंगे कैसे हम 3 एड्रेस कोड को लिखें। तो चलिए देखते हैं, केस स्टेटमेंट में कोई एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। चलिए केस स्टेटमेंट के लिए एक एग्जांपल लिखते हैं पहले। स्विच ch केस 1 c is equal to a plus b break केस 2 d is equal to e plus f break and bracket close। सपोज ये कोई कोड दिया गया है जो स्विच केस का है और लिखा गया स्विच ch केस 1 और केस 2 दो केसेस हैं, और इसके लिए अगर हमको 3 एड्रेस कोड लिखना है तो क्या करेंगे। जैसे सिंपली करते थे पहले, उसी तरह इसको भी करेंगे। स्विच केस का क्या मतलब है कि अगर केस 1 स्विच की यहाँ पे वैल्यू अगर 1 पास होती है तो c इज इक्वल टू a प्लस बी होगा, और अगर केस की वैल्यू 2 दी जाती है, यहाँ ch की वैल्यू 2, तो d इज इक्वल टू e प्लस f होगा। अगर केस 1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो c इज इक्वल टू a प्लस बी आउटपुट देगा और ब्रेक हो जाएगा, मतलब यहीं पे एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। अगर केस 1 ना होके केस 2 है तो d इज इक्वल टू e प्लस f देगा और ब्रेक हो जाएगा। तो कैसे चीजें होंगी देखते हैं। 3 एड्रेस कोड इसका लिखते हैं हम। केस नंबर 1 इफ ch इज इक्वल टू 1। अगर ch की वैल्यू 1 मतलब केस 1 हो, देन गो टू। ट्रू होगा तब भी कहीं जाएंगे, और अगर फॉल्स है तब भी कहीं जाएंगे। अगर ये केस नहीं है तो सेकंड क्या चेक होगा, इफ ch इज इक्वल टू 2 देन गो टू। अगर ट्रू होता है तो कहाँ पे जाएंगे, c इज इक्वल टू a प्लस बी पे, a प्लस बी, फिर गो टू। अगर ch इज इक्वल टू 2 होता है, ch की वैल्यू 2 होती है, तो क्या होता है, d इज इक्वल टू e प्लस एफ, देन गो टू, और लास्ट में फिर आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप। देखिए इफ ch का मतलब ये
इफ सी एच इज इक्वल टू 1, मतलब केस 1 अगर ट्रू होता है तो क्या एग्जीक्यूट होता है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी क्या है, यहाँ पे क्या कर लेंगे, गो टू 3। अगर केस 1 होता है तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हमको आउटपुट मिलेगा, और उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब क्या हो जाएगा, इसके बाद एग्जीक्यूशन यहीं पे कंप्लीट मान लिया जाएगा। अगर ये ब्रेक ना होता तो क्या होता, कंटिन्यू होता। कंटिन्यू होता तो क्या होता, केस 1 भी एग्जीक्यूट होता, केस 2 भी एग्जीक्यूट होता। बट यहाँ पे ब्रेक है तो हम सीधे सी एच इज इक्वल टू 1 गो टू 3 सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हमारा एग्जीक्यूट हुआ, और गो टू स्टॉप मतलब गो टू 7। अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू होगी तो फिर क्या चेक करेंगे, सी एच इज इक्वल टू 2। इफ सी एच इज इक्वल टू 2 देन गो टू डी इज इक्वल टू ई प्लस एफ। अगर केस 2 है तो डी इज इक्वल टू ई प्लस एफ हमको आउटपुट मिलेगा। तो इफ सी एच इज इक्वल टू 3 सी एच इज इक्वल टू 2 देन गो टू 5। 5 में क्या हो जाएगा आपका, डी इज इक्वल टू ई प्लस एफ एंड देन गो टू 7। 7 मतलब स्टॉप। ठीक, दो ही वैल्यू होगी, दो ही केस होगा, या तो 1 होगा, या तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा, या तो केस 2 होगा। तो केस 1 होगा तो क्या होगा, इफ सी एच इज इक्वल टू 1 देन गो टू 3। 3 इज इक्वल टू 3 पे क्या है आपका, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, देन नेक्स्ट गो टू 7। 7 मतलब स्टॉप। इफ सी एच इज इक्वल टू 2 अगर सेकंड केस है तो क्या होगा, गो टू 5। 5 का मतलब डी इज इक्वल टू ई प्लस एफ एग्जीक्यूट होगा, एंड देन नेक्स्ट गो टू 7। 7 का मतलब स्टॉप। यहाँ पे हम दो काम और कर सकते हैं, इसको हम दो स्टेप में भी लिख सकते हैं। वैसे डायरेक्टली 3 एड्रेस कोड के फॉर्म में है, तो हम डायरेक्ट एक और तरीके से लिख सकते हैं, T1 इज इक्वल टू ए प्लस बी और C इज इक्वल टू T1। ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, T2 इज इक्वल टू ई प्लस एफ एंड D इज इक्वल टू T2। वैसे ये भी डायरेक्टली 3 एड्रेस कोड के फॉर्म में है, ये भी 3 एड्रेस कोड के फॉर्म में मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, और ऐसे दो स्टेप में इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा किसी भी केस स्टेटमेंट के लिए कैसे 3 एड्रेस कोड लिखना है वो है। तो मोर अबाउट ट्रांसलेशन में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, सॉरी अरे रेफरेंस इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो गया, केस स्टेटमेंट हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसीजर कॉल्स के लिए। प्रोसीजर कॉल्स के लिए क्या है उसको देखते हैं। प्रोसीजर कॉल, इसके लिए देखते हैं P A1 A2 A3 अप टू AN कोई फंक्शन है जिसमें A1 A2 A3 क्या है, डिफरेंट पैरामीटर हैं। पैरामीटर A1, पैरामीटर A2, पैरामीटर A3 अप टू पैरामीटर AN, और इसके बाद हो जाएगा कॉल P, N। ये अगर कोई इस तरह से लिखते हैं किसी भी फंक्शन को, अगर हमको लिखना है उसका 3 एड्रेस कोड तो इस तरह लिखते हैं। P क्या है, कोई एक फंक्शन है जिसमें A1 A2 A3 अप टू AN n पैरामीटर पास किए गए हैं, जिसको पैरामीटर A1 A2 पैरामीटर A1 पैरामीटर A2 पैरामीटर A3 अप टू पैरामीटर AN। कॉल PN का मतलब क्या है, P क्या है आपका नेम ऑफ प्रोसीजर है, P क्या है आपका नेम ऑफ प्रोसीजर है, मतलब कोई फंक्शन है, और n इज इक्वल टू क्या है, जितने पैरामीटर उसमें पास होंगे उस वो हो गया आपका n, मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर। ठीक, तो चलिए एक छोटा सा हम एग्जांपल लिखते हैं।
और उसके लिए हम 3 एड्रेस कोड लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, void main इंटीजर एक्स वाई, उसके बाद सपोज कुछ है, फिर आपका कोई फंक्शन है स्वैप नाम का एंड एक्स एम्परसेंड वाई, इसमें कुछ फंक्शन है, फिर void स्वैप पॉइंटर एक्स पॉइंटर ए सॉरी इंटीजर पॉइंटर ए कॉमा इंटीजर पॉइंटर बी। इसके बाद क्या हो गया, इंटीजर आई इज इक्वल टू पॉइंटर बी इज इक्वल टू पॉइंटर ए एंड पॉइंटर ए इज इक्वल टू आई। इसके लिए अगर हमको 3 एड्रेस कोड लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मेन फंक्शन को कॉल करेंगे, तो क्या करेंगे, कॉल मेन। इसके बाद आएंगे डिक्लेरेशन पार्ट है, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई। उसके बाद कोई आपका मेन फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें आपका क्या हो रहा है, ये आपका एम्परसेंड एक्स और एम्परसेंड वाई, मतलब एक्स और वाई दो पैरामीटर हैं, तो क्या हो जाएंगे पैरामीटर मेन फंक्शन के बाद दोनों पैरामीटर को हम डिफाइन करेंगे, पैरामीटर एम्परसेंड एक्स पैरामीटर एम्परसेंड वाई, एक्स और वाई हो गया। देन जैसे ये पैरामीटर का पोर्शन हो गया, इसके बाद क्या है, ये स्टेटमेंट होगा एग्जीक्यूट कॉल पी कॉमा एन। पी मतलब क्या है, नंबर ऑफ नेम ऑफ प्रोसीजर हो जाएगा, और एन हो जाएगा नंबर ऑफ पैरामीटर जो उस फंक्शन में पास किए जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, यहाँ पे देखिए आप स्वैप का फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉल स्वैप। स्वैप आपका प्रोसीजर का नेम है, क्योंकि यहाँ पे स्वैप फंक्शन का यूज कर रहे हैं। और नंबर ऑफ पैरामीटर्स, कितने पैरामीटर्स इसमें पास हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2 हैं, तो स्वैप कॉमा 2 आपका क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। आप देखिए एक्स और वाई दो पैरामीटर हमने पास किया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सिंपल हम ये 3 लाइन का जो कोड है आपका हम उसको लिख देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 एड्रेस के फॉर्म में है, ये भी और ये भी। बेसिकली हमको इस फंक्शन का ही लिखना है भाई, ये फंक्शन है, इसी यहाँ से वाइड स्वैप है, इस फंक्शन का अगर हमको लिखना है 3 एड्रेस कोड, तो कॉल मेन करेंगे, देन पैरामीटर जितने होंगे, पैरामीटर आपके ए हैं बी हैं, 2 पैरामीटर हैं, उसको मैंने डिफाइन किया। फिर कॉल स्वैप, प्रोसीजर का नेम, फंक्शन का नेम आपका क्या है, स्वैप है, और नंबर ऑफ पैरामीटर उसमें कितने पास हो रहे हैं, 2, तो कॉमा 2 लिख दिया। इसके बाद क्या है, ये जो मेरा पोर्शन है ये क्या है, ऑलरेडी 3 एड्रेस के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एज पॉइंटर बी पी बी एंड पॉइंटर बी इज इक्वल टू पॉइंटर ए, आप स्वैप का प्रोग्राम है, पॉइंटर की हेल्प से जो बनता है वही है, पॉइंटर ए इज इक्वल टू आई। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा किसी भी प्रोसीजर कॉल्स, मतलब कहीं भी अगर कोई फंक्शन दिया गया है और उस फंक्शन के लिए अगर हमको 3 एड्रेस कोड लिखना है तो ये होगा। ये एग्जांपल है, कोई 2 नंबर के को स्वैपिंग का प्रोग्राम है, ये स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग पॉइंटर, और उसके लिए उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, इसका 3 एड्रेस कोड। तो आई थिंक मोर अबाउट ट्रांसलेशन में 3 बातें थी, 3 चीजें थी। अरे रेफरेंस इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमने 2 बातें डिस्कस की, स्विच स्टेटमेंट के लिए कैसे हम लिखेंगे 3 एड्रेस कोड, और प्रोसीजर कॉल्स के लिए कैसे लिखें, मतलब कोई फंक्शन दिया हो उसके लिए हम कैसे। ठीक है, अब हम आगे कुछ बातें और देखेंगे।
चलिए हम थोड़ा सा देखेंगे किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन के लिए कैसे हम चीज़ों को लिखते हैं, उसमें थोड़ा सा और फिर फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए देखेंगे कैसे फ्री अंडरस्कोर लिखते हैं। चलिए बुलियन एक्सप्रेशन में आपकी दो हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स। इसका जो ट्रांसलेशन होता है बेसिकली दो तरीके से होता है। न्यूमेरिकल मेथड्स बेसिकली इस टॉपिक का नाम है ट्रांसलेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन का जो ट्रांसलेशन है बेसिकली दो तरीके से होता है, एक न्यूमेरिकल मेथड से, एक फ्लो ऑफ कंट्रोल मेथड। फ्लो ऑफ कंट्रोल मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल मेथड्स में देखेंगे क्या क्या बातें हैं। बेसिकली थोड़ा सा बताया जा चुका है आपको पहले ही, कुछ बातें और बता दी जाएंगी। तो अब बुलियन में हमको पता है कि अगर 1 है तो मतलब ट्रू है और अगर 0 है तो मतलब फॉल्स है। तो हमको न्यूमेरिकल मेथड्स को पहले हम देखते हैं। नंबर 1 है आपका न्यूमेरिकल मेथड्स को देख लेंगे, देन हम फ्लो ऑफ कंट्रोल्स मेथड को देखेंगे। न्यूमेरिकल मेथड में क्या है, सपोज E टेंड्स टू आपका है E1 और E2। इसके लिए कैसे हम सिमेंटिक रूल इसका क्या होगा, इसके लिए कैसे लिखेंगे, E डॉट प्लेस इज इक्वल टू न्यू टेम्प एंड इमिट इज इक्वल टू, इमिट क्या हो जाएगा, E डॉट प्लेस इज इक्वल टू E1 डॉट प्लेस और E2 डॉट प्लेस, E2 डॉट प्लेस। अगर कोई दिया गया स्टेटमेंट E टेंड्स टू E1 और E2, E डॉट प्लेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू टेम्प, मतलब कोई एक नया टेम्परेरी वेरिएबल है उसमें स्टोर कराने के लिए। इमिट का मतलब क्या होता है, इमिट जनरेट्स, बेसिकली क्या करता है इमिट आपका, क्या करता है, इट जनरेट्स 3 एड्रेस कोड। ठीक है, इमिट का यूज हम कहाँ करते हैं, 3 एड्रेस कोड को जनरेट करने के लिए। न्यू टेम्प क्या होता है, न्यू टेम्प की अगर बात करें तो न्यू टेम्प क्या होता है, न्यू टेम्प जो होता है आपका एक, सपोज एक कोई फंक्शन है न्यू टेम्प, इट जनरेट्स टेम्परेरी वेरिएबल, इट जनरेट्स टेम्परेरी वेरिएबल। तो अगर कोई स्टेटमेंट है E टेंड्स टू E1 और E2, तो क्या हो गया, E डॉट प्लेस इज इक्वल टू न्यू टेम्प एंड इमिट E डॉट प्लेस इज इक्वल टू E1 डॉट प्लेस और E2 डॉट प्लेस। न्यू इमिट, सॉरी न्यू टेम्प क्या करता है, इट जनरेट्स अ टेम्परेरी वेरिएबल, और इमिट क्या करता है, इट जनरेट्स अ 3 एड्रेस कोड। ठीक है, इसी तरह से हम ये E टेंड्स टू E1 और E2 था, इसी तरह से हम E टेंड्स टू E1 एंड E2 कर लेंगे। तो जब हम E1 एंड E2 करेंगे तो सब बातें ऐसे ही रहेंगी, बस यहाँ और की जगह एंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये अगर सेकंड की बात करें, E टेंड्स टू E1 एंड E2, तो क्या हो जाएगा, E डॉट प्लेस इज इक्वल टू न्यू टेम्प एंड इमिट E डॉट प्लेस इज इक्वल टू E1 डॉट प्लेस एंड E2 डॉट प्लेस। ठीक है, ये दो बातें बताएं। थर्ड क्या है आपका, अगर कहा जाए E टेंड्स टू नॉट E1, तो क्या हो जाएगा, E डॉट प्लेस इज इक्वल टू न्यू टेम्प एंड इमिट E डॉट प्लेस इज इक्वल टू नॉट E1 डॉट प्लेस। ये हो गया E टेंड्स टू नॉट E1। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं और हम
यहाँ पे चाहिए तो लिख दीजिए ट्रांसलेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन टोटल। फोर्थ आपका क्या है, E टेंड्स टू ID1 रिलेशनल ऑपरेटर रिलोप ID2। इसके लिए क्या होगा आपका, E डॉट प्लेस, रिलेशनल ऑपरेटर आपका कुछ भी हो सकता है, अभी उसको देख लेते हैं। न्यू टेम्प emit if ID1 dot place relope, relope मतलब रिलेशनल ऑपरेटर, relope dot op ID1 dot place and relational operator dot op ID2 dot place, then go to next state plus 3, next state plus 3। ठीक, emit E dot place is equal to 0। emit जो हमने GoTo वाला किया था यहां से भी कर सकते हैं, बट वैसे भी करेंगे ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा। ये भी एक दिया गया है सिमेंटिक रूल, अगर कहीं पे रिलेशनल ऑपरेटर आ जाए तो हम क्या करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ये अगर सारी चीजें हैं तो हम ये भी सिमेंटिक रूल अप्लाई करके हम 3 एड्रेस कोड लिख सकते हैं। बट हमने डायरेक्टली बताया था, जहाँ पे बैक पैचिंग का कंसेप्ट बताया था, वहां पे भी चीजें वैसे भी हो सकती हैं। देखिए ये दिया है गो टू नेक्स्ट स्टेप प्लस 3, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, कहाँ जाना है, जिस स्टेप पे है उससे प्लस 3 पे जाना है। ठीक है, तो वही बातें हैं। emit go to next state plus 2 plus 2, फिर आपका emit E dot place is equal to 1। ये हमारा कंप्लीटली ये रिलेशनल ऑपरेटर के लिए, मतलब या तो लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और डबल इक्वल टू, इसके लिए ये सिमेंटिक रूल है। ठीक है, इसके बाद ट्रू और फॉल्स के लिए है। ट्रू और फॉल्स के लिए है तो अगर ट्रू होगा तो 1 होगा और फॉल्स होगा तो 0 होगा, ये सिंपली सबको पता है। ठीक है, और एक और देख लेते हैं, एक और है आपका E टेंड्स टू इन ब्रैकेट E1। तो इसके लिए सिमेंटिक रूल क्या होगा, E डॉट प्लेस इज इक्वल टू E1 डॉट प्लेस। ये भी एक क्या है, सिमेंटिक रूल है जब इस तरह का स्टेटमेंट आ जाता है। तो कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन का अगर ट्रांसलेशन करना हो, उसका सिमेंटिक रूल है, ये डिफाइन किया गया है जो हमने बताया। हम इस सिमेंटिक रूल की हेल्प से भी हम 3 एड्रेस कोड लिख सकते हैं। और हमने बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर के लिए एक मैंने बताया था, पहले ही बता दिया है, आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन में एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमने ये बताया। अब इसके बाद जो है फ्लो ऑफ कंट्रोल मेथड है, उसको हम देखते हैं। तो न्यूमेरिकल मेथड था, नेक्स्ट देखेंगे सेकंड, फ्लो ऑफ कंट्रोल मेथड्स।
फ्लो ऑफ कंट्रोल मेथड में 3 केसेस हैं। फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट में जो नंबर 1 है वो क्या है, S टेंड्स टू इफ E then S1, if E then S1। अगर कंडीशन ट्रू होती है then S1 होता है, फॉल्स होती है तो कुछ भी नहीं। तो इसके लिए अगर हमको देखा जाए तो एक डायग्राम बना के मैं समझाता हूं। क्या है E का मतलब क्या हो गया, E डॉट कोड और S1 डॉट कोड एक ये हो गया। सेकंड क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा भी समझाते हैं। टू ई डॉट ट्रू और यहाँ पे हो गया टू ई डॉट फॉल्स। सेकंड क्या है आपका, S टेंड्स टू इफ E then S1 else S2। इसके लिए अगर हमको समझाना हो, ऐसे बातें सारी आप जानते हैं फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। E डॉट कोड अगर ट्रू है तो क्या हो जाएगा S1 डॉट कोड और इसके बाद क्या हो जाएगा गो टू S डॉट नेक्स्ट और इसके बाद क्या हो जाएगा S2 डॉट कोड। ये हो गया आपका E डॉट ट्रू, ये हो गया आपका E डॉट फॉल्स और ये हो गया आपका S डॉट नेक्स्ट। हो गया टू E डॉट ट्रू टू E डॉट फॉल्स। ठीक है, चलिए इसके लिए देखते हैं। ये है आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल में पहला अगर स्टेटमेंट इस तरह से इफ E, ये भी बातें आपको बताई जा चुकी हैं फिर भी बता दे रहा हूं। S टेंड्स टू इफ E देन S1, मतलब E डॉट कोड है, E है, E का कोड है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू होता है तो क्या होगा देन S1। E डॉट ट्रू अगर है तो S1 डॉट कोड मतलब S1 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स होगा तो ये आपका E डॉट फॉल्स मतलब यहाँ पे आपका ये S1 का नेक्स्ट ये आपका एग्जीक्यूट होगा। इसके लिए भी चाहे तो हम सिमेंटिक रूल लिख सकते हैं, बट हम सिमेंटिक रूल नहीं लिख रहे हैं, मैं डायरेक्टली बस समझा दे रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पे है इफ S टेंड्स टू इफ E देन S1 else S2। फिर E डॉट कोड में या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू होता है तो क्या होता है S1 एग्जीक्यूट होता है, S1 डॉट कोड, और S1 एग्जीक्यूट होने के बाद फिर क्या होता है हम इसके नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो S1 डॉट कोड गो टू S डॉट नेक्स्ट। S डॉट नेक्स्ट क्या है ये। अगर फॉल्स होता है तो क्या हो गया S2 डॉट कोड मतलब S2 का कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये हमारा इफ और देन के लिए था, ये इफ एल्स के लिए था। तो ये दोनों आपके क्या हो गए फ्लो ऑफ कंट्रोल। एक और है फ्लो ऑफ कंट्रोल में, उसको भी देख लेते हैं, व्हाइल वाला केस है। इसके लिए भी सिमेंटिक रूल लिख सकते हैं हम, बट इतना ही आप समझ लें ज्यादा बेटर है, ज्यादा कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं। चलिए हम देखते हैं थर्ड, S टेंड्स टू while E do S1। इसके लिए अगर हमको डायग्राम बना के समझाना हो तो ये हो जाएगा E डॉट कोड इफ E डॉट प्लेस इज इक्वल टू 0 go to S dot after, then go to S dot begin।
ठीक, इसके बाद ये हो गया एस डॉट आफ्टर। और चलिए, ये है कोई स्टेटमेंट फ्लो ऑफ कंट्रोल में थर्ड स्टेटमेंट, एस टेंड्स टू व्हाइल ई डू S1। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो S1 होगा एग्जीक्यूट, ई डॉट कोड होगा। अगर ये ट्रू होता है तो इसमें क्या हो गया, इफ ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू 0 देन गो टू एस डॉट आफ्टर। मतलब अगर ये कंडीशन प्लेस इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या, मतलब फॉल्स हुआ। अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या हो गया, गो टू एस डॉट आफ्टर, मतलब हमारा ये S1 ना एग्जीक्यूट हो गए, S के बाद का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। देखिए यहां से सीधे S डॉट आफ्टर पे आपका कंट्रोल। अदरवाइज अगर ये ट्रू होता है तो क्या होता है, फिर गो टू एस डॉट बिगिन, एग्जीक्यूट होने के बाद फिर हमारा कंडीशन फिर चेक होगा। कहने का मतलब क्या है, व्हाइल में क्या होता है, व्हाइल ई डू S1। व्हाइल का मतलब क्या होता है, इफ कंडीशन होगी, अगर ये ट्रू है मतलब 1 है तो हमारा क्या होगा, S1 एग्जीक्यूट होगा। S1 एग्जीक्यूट होने के बाद फिर हमारा इफ की कंडीशन फिर चेक होगी, क्यों, क्योंकि ये जो है व्हाइल है। और जब तक ये 1 आएगा तब तक हमारा S1 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स होगा देन क्या होगा, अगर इफ 0 आता है मतलब कंडीशन फॉल्स होती है, देन हम S1 ना एग्जीक्यूट होके क्या एग्जीक्यूट होगा, इस S का नेक्स्ट, मतलब S के बाद का जो इस स्टेटमेंट के बाद जो आएगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये आपका ट्रांसलेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन में जो दो मेथड से, एक था न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड, सेकंड था आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल मेथड्स। फ्लो ऑफ कंट्रोल्स में 3 मैंने बताया, और तीनों का मैंने एक एग्जांपल देके बस थोड़ा सा समझा दिया। इसका भी सिमेंटिक रूल हम लिख सकते हैं बट हमने नहीं लिखा है। तो इस तरह से आपका सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन एंड सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन के साथ साथ आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन भी आपका यहीं पे खत्म होता है, और साथ ही साथ आपका यूनिट 3 भी यहीं पे आपका खत्म होता है। आई थिंक आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।